हेलो 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 हेलो। सो वेलकम आईआईपियंस एंड अभी हम पढ़ रहे हैं पेन ऑन पेपर के साथ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। सो अभी यहाँ पे मेरे एक्सप्रेशन से वो विजिबल नहीं होंगे, तो आप थोड़ा बहुत इससे काम चला लेना, क्योंकि अभी ये जो लेक्चर्स है वो छुट्टियों के दिनों में रिकॉर्ड किए गए हैं। सो अभी आपको प्रोवाइड हो रहे होंगे आफ्टर द दिवाली वेकेशन। सो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। क्लियर? सो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स है, उसमें न्यूक्लियर पोर्शन आएगा और पार्टिकल फिजिक्स का भी पोर्शन आएगा। पार्टिकल फिजिक्स में बेसिकली एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, वो आप पढ़ चुके हैं। अब न्यूक्लियर फिजिक्स है, इससे ये न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से आपको नेट एग्जामिनेशन में 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं ओनली, एंड 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं नेट एग्जामिनेशन में। किस में? नेट एग्जामिनेशन में। ओके। और उससे ज़्यादा बात करें तो गेट एग्जामिनेशन में भी इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। अब मार्क और वेटेज की बात करें तो मार्क्स और वेटेज है न्यूक्लियर फिजिक्स का थोड़ा कम रहता है, लेकिन जीसेट एग्जामिनेशन के अप्रोच से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होगा। ओके। सो आप जीसेट एग्जामिनेशन में ऑन एन एवरेज 8 to 10 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। अब इसकी जो बुक्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक एस.एन. घोषाल है, डी.सी. टयल है, ओके, पंड्या एंड यादव है, ये सभी बुक्स है फॉलो कर सकते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए ग्रिफिथ है, वो फॉलो कर सकते हैं। अब बेसिकली इनिशियल हम बात करेंगे न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ की। यहाँ पे मैं आपको वे बता रहा हूँ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़। तो न्यूक्लियस है, उसकी किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है वो बात करेंगे, लाइक न्यूक्लियर का मास है, साइज़ है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी है, डाइपोल मोमेंट है, या तो क्वाड्रुपोल मोमेंट ले लो, या तो डेंसिटी ले लो, ये सभी बात करेंगे। उसके बाद डीकेज की बात करेंगे, लाइक अल्फ़ा, बीटा, गामा डीकेज। रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे, लेकिन रेडियो एक्टिविटी में से क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, और अब तक मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप अभी जितना पढ़ चुके हैं उतने में ही क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। मतलब कि जो बेसिक है 8, 9, 10th का जो रेडियो एक्टिविटी है वो आपको अगर आता है तो वो ईजीली क्वेश्चंस सोल्व हो जाएंगे। उसके बाद आता है न्यूक्लियर मॉडल्स। तो ये न्यूक्लियर मॉडल्स ये अभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन से आते हैं? लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और दूसरा आता है शेल मॉडल, कलेक्टिव मॉडल आता है। लेकिन अभी यहाँ पे हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? देखो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है लिक्विड ड्रॉप मॉडल और शेल मॉडल। लिक्विड ड्रॉप मॉडल है, उसमें जो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला है उसके बेस पे हम बात करेंगे, और थोड़े बहुत इसकी बेसिक जानकारी लेंगे, ताकि आपको लिक्विड ड्रॉप मॉडल में से कुछ भी दूसरी टेक्निकल बात पूछी जाए तो आपको पता हो। और ये बात करते हैं शेल मॉडल की। तो शेल मॉडल है ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्टूडेंट्स को ये लगता है हार्ड, क्योंकि इसमें याद रखना पड़ेगा कितनी शेल से किस तरह से फील होती है, लेकिन हम कर देंगे इसको इजी। क्लियर? शेल मॉडल है वो बेसिकली हमारा 5 स्टार टॉपिक होगा, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। अगर शेल मॉडल के क्वेश्चन की रिपीटेबिलिटी आपको देखनी है तो शेल मॉडल में से स्पिन एंड पेरिटी के बेस पे आपको सभी एग्जामिनेशन में इसी टॉपिक में से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, और फर्दर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद
जस्ट लाइक डिटेक्टर्स है, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्यू वैल्यू इक्वेशन हम करेंगे, क्यू वैल्यू इक्वेशन हम पढ़ेंगे। सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला पढ़ेंगे, सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला। ओके, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। ओके, और इसके बाद जो टॉपिक आता है वो रिलेटिव काइनेमेटिक्स आता है, लेकिन वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक हो जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस नहीं पूछने वाले हैं। क्लियर, समझ गए कितना आपको पढ़ना है। अब बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है कि भाई एक्सरे है वो फाइंड किए गए हैं, लाइक 1895 में एक्सरे। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी जस्ट लाइक 1896 में रेडियो एक्टिविटी मिल गई। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होती है 1897 में और 1908 है। ओके, देखो इसमें रेडियो एक्टिविटी की बात की मैंने, रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद इलेक्ट्रॉन है वो डिस्कवर होता है, रुथरफोर्ड है उसने 1908 में अल्फा पार्टिकल का चार्ज है वो फाइंड कर दिया है। रुथरफोर्ड स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट जो किया है उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो अलग से किया था 1911 में। सो रुथरफोर्ड ने ये जो स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद क्या मिला हमें, रेडियस। ओके, रेडियस। क्लियर। अब यहाँ से अगर आपको देखो न्यूक्लियर है उसको समझना है बेसिकली, तो हमें क्या करना होगा कि न्यूक्लियर को समझने के लिए यहाँ से बात करते हैं। न्यूक्लियर को समझने के लिए पहले हमें उसको किस तरह से शो किया जाता है। सपोज कोई एलिमेंट है X, तो उसमें यहाँ पे Z और A इस तरह से अगर शो किया जाता है तो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है यहाँ पे A है वो एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक वेट है, Z है वो एटॉमिक नंबर है। क्लियर। तो ये सभी आपको अपनी बुक में लिखना है, यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ वो। क्लियर। A है एटॉमिक वेट, Z है एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक वेट है A, वो क्या होता है बेसिकली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसका मास मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये क्या देता है एटॉमिक वेट। क्लियर। अब Z है वो क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, और यहाँ पे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, इसको देखो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइनली, ये दोनों कंबाइनली न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स, इस तरह से इसको बोला जाएगा। क्लियर, समझ गए आप, न्यूक्लियॉन्स बोला जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बेसिक बात करें तो पहले हम बात करते हैं कि आइसोटोप किसे कहा जाता है। देखो आइसोटोप मतलब कि जिस किसी में सेम Z होगा एंड डिफरेंट A, मतलब सेम Z डिफरेंट A, मतलब कि यहाँ पे Z है और यहाँ पे A है। तो इसका मतलब है कि जो एलिमेंट है उसमें यहाँ पे जो Z दिया गया होगा वो सेम होना चाहिए। जस्ट लाइक कि हाइड्रोजन है
यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, मतलब 1 1 एंड 1। अगर Z है वो चेंज हो गया, इसका मतलब है कि यहाँ पे पर्टिकुलर एलिमेंट है वही चेंज हो जाता है। यहाँ पे 2 नहीं आएगा, हाइड्रोजन 2 नहीं कह सकते, 2 आएगा तो डायरेक्टली हीलियम हो जाएगा, 3 आएगा तो लिथियम हो जाएगा। क्लियर। सो अब यहाँ पे सपोज 1 है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन 1 1, यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 3। तो इन तीनों के आपको नाम पता होने चाहिए, मतलब ये है हमारा नॉर्मल हाइड्रोजन और ये है हमारा ड्यूटेरियम और ये है ट्रिटियम या ट्रिशियम, जो भी आप बोलो। तो ट्रिटियम हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखो Z है वो सेम है 1 1 और 1, और A यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से डिफरेंट है। तो आपको बोला जाएगा एग्जामिनेशन में कि आइसोटोप है वो कौन सा है। इस तरह से अगर बोला जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोप ऑफ H1 2, इस तरह से अगर बोला जाए तो आपको आंसर है वो या तो ट्रिशियम लिखना है, ट्रिटियम लिखना है, या तो हाइड्रोजन दिया गया है तो हाइड्रोजन लिखना है। दोनों दिए गए हैं तो आपको देखना है कि ऑप्शन A एंड B दोनों दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अब बात करते हैं हम आइसो बार की। क्लियर। आइसो बार। अब आइसो बार है, उसमें क्या होगा कि सेम एटॉमिक वेट होगा, सेम एटॉमिक वेट एंड डिफरेंट Z। क्लियर। इसका मतलब है जस्ट लाइक कार्बन है 6 14 और नाइट्रोजन है वो 7 14 है। ये दोनों देखो एटॉमिक वेट A यहाँ पे आता है, जैसे यहाँ पे मैंने शो किया है, तो ये यहाँ पे 14 14 सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसो बार। क्लियर। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, आइसो बार। क्लियर। अब यहाँ पे बारी आती है आइसोटोन। आइसोटोन। ओके। आइसोटोन है, उसके बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आइसोटोन, तो उसमें क्या होगा, सेम न्यूट्रॉन्स, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम आपको मिलेंगे। मतलब कि अगर आपको देखो, हमें पता है A इक्वल टू होगा P प्लस N और Z इक्वल टू है P, तो यहाँ पे आपको न्यूट्रॉन का नंबर चाहिए तो A माइनस Z करेंगे तो डायरेक्टली ही हम न्यूट्रॉन कितने हैं वो फाइंड करेंगे। सपोज कार्बन 6 14 है, उसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे है। क्लियर। और इसमें कितने न्यूट्रॉन है, इसमें 7 न्यूट्रॉन्स है, ये फाइंड कर सकते हैं। सो सपोज यहाँ पे कार्बन 6 13 और N 7 14, ये दोनों में ही न्यूट्रॉन की जो न्यूट्रॉन नंबर है वो कितने हैं, 7, इसमें भी कितने हैं, 7। सो न्यूट्रॉन नंबर सेम है, A डिफरेंट है, Z भी डिफरेंट है, लेकिन A माइनस Z है वो सेम होगा। क्लियर। समझ गए किस तरह से आपको न्यूट्रॉन की जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो फाइंड करना है। ओके। इसके बाद आता है आइसोमर्स। आइसोमर्स। क्लियर। आइसोमर से उसमें क्या होगा कि A एंड Z है वो सेम होगा या कुछ भी आप ले लो, लेकिन उसका जो फॉर्मेशन होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब कि एनर्जी लेवल है या तो लाइफ टाइम है। ओके। एनर्जी लेवल या लाइफ टाइम, ये दोनों है वो डिफरेंट हो सकते हैं।
ओके, ये दोनों है वो डिफरेंट हो सकते हैं, तो इन दोनों को आइसोमर्स बोला जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो मिरर न्यूक्लियाई का आता है। मिरर न्यूक्लियाई। ओके, अब मिरर न्यूक्लियाई का कंसेप्ट है वो हम देखते हैं और बात करते हैं कि किसे मिरर न्यूक्लियाई कहते हैं। सपोज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, ये होगा, लेकिन ये किसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो एक अलग एलिमेंट में और नंबर ऑफ प्रोटॉन इन अदर एट। मतलब कि सपोज लिथियम 7 और यहाँ पे 3 और बेरिलियम 4 7 इस तरह से दिए हैं, तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें। देखो इसमें न्यूट्रॉन है 4, इसमें न्यूट्रॉन है 3, इसमें प्रोटॉन कितने हैं 3 और इसमें प्रोटॉन है 4। क्लियर, समझ गए। तो देखो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर ये दोनों सेम है, लेकिन ये न्यूट्रॉन है वो 4 न्यूट्रॉन किस में है लिथियम में और 4 प्रोटॉन किस में है बेरिलियम में। क्लियर। तो इस तरह से मिरर न्यूक्लियाई का कंसेप्ट आपको देखना होगा। क्लियर। तो मिरर न्यूक्लियाई है, इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट भी आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आपको ये स्टेटमेंट लिखना है अपनी बुक में कि एवरी मिरर न्यूक्लियाई इज आइसोबार बट एवरी आइसोबार इज नॉट एन मिरर न्यूक्लियाई। क्लियर। मतलब कि एवरी मिरर न्यूक्लियाई is isobar but every isobar is not mirror nuclei। क्लियर। मतलब कि देखो यहाँ पे आइसोबार तो है ही, ओके, लेकिन अगर कोई भी आइसोबार था, मतलब कि देखो यहाँ पे मैंने आइसोबार की एक पेयर लिखी है, तो ये आइसोबार है। इसमें क्या होगा कि देखो यहाँ पे 8 न्यूट्रॉन्स है कार्बन में और 6 प्रोटॉन है, यहाँ पे कार्बन लिख रहा हूँ, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसमें 7 प्रोटॉन है और 7 न्यूट्रॉन है। तो देखो आइसोबार है लेकिन मिरर न्यूक्लियाई नहीं है। क्लियर। ओके, सो इस तरह से हम ये आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोमर और मिरर न्यूक्लियाई है, इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसके बेस पे क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। आपकी जीसेट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ मिरर न्यूक्लियाई, या तो पेयर ऑफ आइसोमर, या तो फाइंड द फॉलोइंग पेयर। अब बात करते हैं हम बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज की। ओके, बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। ओके, बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज फॉर किसके लिए? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट
न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ग्राउंड स्टेट न्यूक्लियस है वो मैंने इसलिए बताया है कि अगर आप शांत है, ग्राउंड स्टेट में है अपने, तो ही आप अपनी जो पूरा का पूरा नेचर है शो करते हैं। अदरवाइज कोई एग्रेशन में है या तो कोई डिप्रेशन में है तो वो अपना जो ओरिजिनल नेचर है वो शो नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं हम। सो पहली बात आती है, अगर आप किसी भी आदमी को या तो किसी भी एनिमल को देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है कि साइज या तो रेडियस। ओके, साइज और रेडियस। सो यहाँ पे एक बात है कि अगर एक्सपेरिमेंटल बात करें तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि डेंसिटी, न्यूक्लियर डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होगी। मतलब कि कहीं पे ज़्यादा डेंस है या तो कहीं पे कम डेंस है, ऐसा नहीं होगा। अब मास डेंसिटी है वो कांस्टेंट होगी। अब रेडियस, आपकी जो रेडियस होगी वो प्रोपोर्शनल टू आपका जो मास नंबर है। ओके, मतलब कि एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास उसके 1/3 पावर पे डिपेंड कर रहा होगा। क्लियर? तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। R इक्वल टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट, यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखना होगा, मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी हम हटा रहे हैं, कांस्टेंट है वो 1, यहाँ पे R0 आ जाएगा। सो R0 है, R0 इक्वल टू 1.2 फर्मी, इस तरह से लिख सकते हैं। या तो ये 1.1 to 1.5 फर्मी भी आपको कहीं कभी भी दिया जा सकता है। क्लियर है? तो ये आपको जो रिलेशन है इसके बेस पे आपकी एग्जामिनेशन में कई बार क्वेश्चन से वो आए हैं, तो आपको ये रिलेशन याद रखना है। ये दोनों रिलेशन है वो आपके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, R प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴। ओके, क्लियर? और ये कहाँ से आता है? देखो मैंने बता दिया कि डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब कि m/v इक्वल टू कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि m प्रोपोर्शनल टू v होगा। और अभी हमें पता है, देखो m है वो किस तरह से शो किया जाता है। देखो मास, एटॉमिक मास, और प्रोपोर्शनल टू v मतलब कि वॉल्यूम 4/3 पाई r³। सो यहाँ से ये a प्रोपोर्शनल टू 4/3 पाई, यहाँ पे m, यहाँ पे r³। सो a प्रोपोर्शनल टू r³, और यहाँ से ही r इक्वल टू r प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴। क्लियर? इस तरह से हम शो कर सकते हैं हमारा इक्वेशन। ओके, क्लियर? सो यहाँ पे हमने बात की साइज और रेडियस की। अब मास की बात करते हैं। ओके, सो मास है वो हमें लिखना है अगर, तो मास से पहले क्या करना होगा कि हमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सभी के मास है वो पता होने चाहिए। क्लियर? ये सभी मास है वो हमें पता होने चाहिए। सो प्रोटॉन है उसका मास कितना होगा, देखो केजी में कितना मास है। सो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 ये प्रोटॉन का मास है। न्यूट्रॉन की बात अगर करते हैं किलोग्राम में, तो बहुत ज़्यादा है वो, डिफरेंस नहीं है, सेम ही है लगभग प्रोटॉन के पास। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का मास है वो बहुत ही कम है भैया, ये बहुत ही हल्का फुल्का है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपेयर में। क्लियर? अब इसी को ही अगर हमें AMU में लिखना है, एटॉमिक मास यूनिट,
तो कितना आ जाएगा 1.00726, और यहाँ से ये न्यूट्रॉन है वो कितना आ जाएगा 1.00867। ओके, और इसका मास है वो एएमयू में आपको नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं है, ये कितना आ जाएगा 0.00055। ओके, अब इसी को ही हम MeV पर c² में लिख सकते हैं। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर c² में भी हम लिख सकते हैं। ये कितना होगा, कुछ 938.3, ये कुछ 939.6, और ये 0.511। क्लियर? इस तरह से हम ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं मास के बेस पे। अब यहाँ से आगे चलते हैं और बात करते हैं कि देखो एटॉमिक मास यूनिट है वो क्या होगा कि 1/12 टाइम, सो 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन, मतलब कि मास ऑफ कार्बन। ओके, अब यहाँ पे देखो ये एटॉमिक मास यूनिट और इन दोनों के कन्वर्जन है वो आप गूगल पर से देख लेना कि क्या होगा। तो आपका होमवर्क है कि रिलेशन बिटवीन AMU एंड MEV पर c² ये आपको फाइंड करना है, और यहाँ पे 1 MEV इक्वल टू होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। क्लियर? अब न्यूक्लियर मास है वो किसे कहते हैं, देखो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास। देखो न्यूक्लियर मास किसे कहते हैं कि भाई मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ओके, और एटॉमिक मास है वो किसे कहते हैं, सो एटॉमिक मास में क्या ऐड होगा, एटॉमिक मास इसमें न्यूक्लियर मास तो होगा ही, साथ में इलेक्ट्रॉन का मास भी इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? सो एटॉमिक वेट है वो आपको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम न्यूक्लियर मास एंड इलेक्ट्रॉन्स मास। ओके, अब एक यूजफुल कांस्टेंट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो कि आपके एग्जामिनेशन अप्रोच की बात कर रहे हैं अभी हम। यूजफुल कांस्टेंट, तो E²/4πε0, मतलब E है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये कितना होगा 1.44 MeV इंटू फर्मी। ओके, और यहाँ पे H⁻C इसको 197.3 MeV इंटू फर्मी। ओके, इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये दोनों ही कांस्टेंट आपको याद रखने हैं। ओके, ये आप याद नहीं रखेंगे तो फर्दर क्वेश्चन होगा, जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको आइडिया नहीं आएगा कि यहाँ पे आपको किस तरह कैलकुलेट करना है। कि एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। समझ गए? ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूक्लियर
डेंसिटी की। सो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो मास डेंसिटी ही बेसिकली है। सो न्यूक्लियर डेंसिटी है उसका ऑर्डर है, ओके, ऑर्डर है वो कितना होगा 10⁴ न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब जितना इसका ऑर्डर होगा। क्लियर। अब यहाँ पे मीन स्क्वायर रेडियस और रेडियल डिपेंडेंसी ऑफ डेंसिटी, ओके, ये इस टाइप के आप कभी भी बुक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीन स्क्वायर रेडियस, मीन स्क्वायर रेडियस, ओके, या तो आरएमएस रेडियस, ओके, इस तरह से आपको कभी भी टॉपिक मिल जाएगा। या तो डेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो डेंसिटी के अंदर ही टॉपिक आ जाएगा, डेंसिटी में रेडियल डिपेंडेंसी। तो ये रेडियल डिपेंडेंसी है, ये दोनों है वो ओनली डेरिवेशन बेस है और इसका जो फाइनल फॉर्मूला है वो एग्जामिनेशन में अभी नहीं पूछा जाता है, तो ये हम नहीं करने वाले हैं।